नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही थी और यह बैठक खत्म हो गई है। मंत्रालय में बैठक चल रही थी, कैबिनेट में बजट को लेकर दरअसल चर्चा हुई है। आपको बता दें कि आगामी 2 मार्च को बजट पेश होना है, प्रदेश का बजट आना है और उसके पहले कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई थी। शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही थी जो कि समाप्त हो गई है। मंत्रालय में बैठक चल रही थी और इस बैठक में मुख्य रूप से बजट को लेकर चर्चा की गई है। बजट में क्या प्रावधान किए जाएं, इन सभी मसलों पर चर्चा की गई है शिवराज कैबिनेट की बैठक में और यह चर्चा समाप्त हो गई। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आने वाली 2 तारीख को मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है और इस लिहाज से बेहद अहम बैठक शिवराज कैबिनेट की कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ, किन मसलों पर बातचीत हुई, जानकारी लेते हैं। अनुराग। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। कैबिनेट की बैठक के शुरुआत में एक अनौपचारिक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को एक बार फिर सलाह दी है कि सोमवार मंगलवार को वो राजधानी में रहें और सोमवार के दिन अपने विभाग से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी दें। यानी कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो सोच उन्होंने विकसित की है उसको किस तरीके से मंत्रियों को पूरा करना है, इस दिशा में मंत्रियों को काम करना होगा। इसके अलावा जो कोलार के डैम में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो बिंदु तय किए गए थे उसमें किस तेजी के साथ काम करना है, इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सलाह दी है। इसके अलावा 2 मार्च को राज्य सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हुई है कि किस किस योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी और उसका प्रेजेंटेशन भी आज की बैठक में किया गया है। तो कई मायनों में आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी होने की खबर है। अभी कुछ ही देर पहले बैठक खत्म हुई है और थोड़ी देर बाद ये भी सामने आ जाएगा कि कौन कौन से फैसलों पर सरकार ने मोहर लगाई है। लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें मुख्यमंत्री की मंशा इसी बात को लेकर है कि सरकार जो बजट लाने जा रही है उसको उससे पहले किस तरीके का खाका और उसके बाद किस तरीके से काम मंत्रियों को करना है, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अनुराग बता रहे थे कि अभी ब्रीफिंग होनी बाकी है, लेकिन जो पहली जानकारी है वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों से कह दिया बजट आना है और उसके बाद कैसे काम किया जाएगा, बजट के पहले सदन के भीतर क्या कुछ रहना है। ये सारी बातें हुई हैं कैबिनेट की बैठक में और भी कई मसलों पर चर्चा हुई है। बजट सत्र का आज 5वां दिन था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन दिया और सीएम ने सदन में कहा कि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि 2018 में कचरा साफ हो गया, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे मन में एक बार भी ये नहीं आया कि मुझे सीएम बनना है। सीएम ने कहा है कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो मैंने सोच लिया था कि मुझे सीएम हाउस खाली करना है। हम चाहते तो उस समय भी जोड़ तोड़ कर सकते थे, हम सोच सकते थे। सीएम ने कहा है कि उस समय भी कई मित्र हमारे साथ आना चाहते थे, लेकिन सुबह होते ही मैंने कमलनाथ को बधाई दी। इतना वोट परसेंट कांग्रेस को मिला, उसकी वजह कर्ज माफी का ऐलान था। इस बात को मैं मानता हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच सदन में तीखी नोकझोंक हुई। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि आपने फसल बीमा का प्रीमियम जमा नहीं किया, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने फसल बीमा की राशि किसानों को दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं ओलावृष्टि के समय किसानों के पास जाता था, लेकिन आप नहीं जाते थे। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि आप विधायकों से मिलते तक नहीं थे। इधर कमलनाथ ने इसका जवाब दिया और कहा कि मैं विधायकों को मिलने के लिए समय देता था, न कि टीवी पर सीरियल देखता था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आप खजाना खाली छोड़ गए, लेकिन हमने इसकी कमी महसूस होने नहीं दी। इसके बाद फिर जवाब आया, कमलनाथ ने जवाब दिया और कहा कि आपसे आंकड़ों के खेल में जीतना मुश्किल है। और फिर शिवराज सिंह चौहान, काफी देर तक ये दोनों के बीच में बातचीत चलती रही सदन के भीतर। फिर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया कि आज हिसाब किताब पूरा हो जाए। वैसे कहा जाता है, अमूमन लोग कहते हैं कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, लेकिन क्या अब वोटर के दिल का रास्ता भी पेट से होकर गुजरेगा?
ऐसा इसलिए क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शहरी गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई केंद्र की शुरुआत की। देखिए रिपोर्ट। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का दूसरा चरण। 100 और जगहों पर गरीबों को महज 10 रुपए में भोजन। 100 नई रसोई केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ। इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर जिले में रसोई केंद्र। मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट में भी रसोई केंद्र। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक मिलेगा भोजन। थाली में रोटी, मौसमी सब्जी, दाल और चावल। जी हां, बिल्कुल, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रदेश में शिवराज सरकार ने बड़ा दांव चला। सरकार ने प्रदेश के 52 जिलों में दीनदयाल रसोई केंद्र की शुरुआत कर दी, जिसके तहत सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खाना मिल सकेगा। ये रसोई शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल के पास खोली गई है। शहर के गरीब लोगों के साथ ही गांव से मजदूरी के लिए शहर आने वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत थाली में रोटी, मौसमी सब्जी, दाल और चावल दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस को बीजेपी की ये सियासत रास न आई। गरीब को अपनी रोजी रोटी के इंतजाम के लिए, 2 समय के भोजन के लिए दिन भर जूझना पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब धरती के संसाधनों पे हक सबका है तो सुविधा तो भाई सबको मिलनी चाहिए। और इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वैसे तो सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे और नीचे है, जो सबसे ज्यादा गरीब है, वो हमारे लिए सबसे पहले है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दीनदयाल योजना के अंदर जिस तरह का भारी भ्रष्टाचार हुआ था, खाने की गुणवत्ता में जिस तरह की चीजें आप मीडिया के लोगों ने ही सामने लाई थी, उसी के फलस्वरूप वो बंद हुई थी। और उसमें माननीय कमलनाथ जी का कोई वो नहीं था कि हम लोगों ने कुछ बंद किया हो। हमने तो कहा कि इंदिरा जी के नाम पे हम चालू करेंगे और कर भी दिया था हमने, आपको याद होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, ये नगरीय निकाय जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें लाभ लेने के लिए इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं। वो प्रदेश में अभी राजधानी भोपाल में ही दीनदयाल रसोई थी, जहां पर 5 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना खिलाया जाता था। 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद दीनदयाल रसोई को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर बीजेपी सरकार की सत्ता में वापसी करने के बाद दीनदयाल रसोई योजना को व्यापक स्तर पर शुरू किया गया है, जिसका लाभ प्रदेश के गरीब लोगों को होगा और कोई भी भूखा न सोएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बाबूलाल के कांग्रेस में एंट्री पर सियासत तेज हो गई है। अपनों ने ही अब मोर्चा खोल दिया है। अरुण यादव ने लेटर बम फोड़ा और कहा कि अब खामोश न बैठूंगा। सवाल है कि क्या अरुण यादव का पुराना दर्द कहीं बापू के बहाने सामने तो नहीं आ रहा। सियासत मौका देखकर की जाती है और कई दफा मौजूदा मुद्दों की आड़ में पुराने मर्ज और दर्द का हिसाब भी चुकता कर ही दिया जाता है। कांग्रेस के भीतर का हाल भी कुछ यही है। दूसरे तो दूसरे, लेकिन जब अपने घर में ही सवाल उठने लगे तो हालात बड़ी मुश्किल से संभलते हैं। कोर्ट से भक्त की कांग्रेस में एंट्री का मामला तूल पर तूल पकड़ता जा रहा है और इसे हवा दे रहे हैं खुद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव। बाबूलाल चौरसिया की फोटो के साथ पहले ट्वीट किया, लिखा बापू हम शर्मिंदा हैं और कहीं मामला हल्का न पड़ जाए इसलिए न्यूज एजेंसियों के साथ ही राहुल गांधी को भी टैग कर दिया। अरुण यादव फिर मैदान में आए। दूसरे दिन जारी कर दिया लंबा चौड़ा पत्र। एक गांधी की विचारधारा है और एक गॉडसे की विचारधारा है। गांधी के हत्यारे गॉडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। वैसे अरुण यादव अकेले नहीं हैं। उनका साथ देने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक फौज खड़ी हो रही है। कांग्रेस नेता सुभाष सोजतिया का ट्वीट इसकी तस्दीक करता है।
लेकिन साथ कांग्रेस में एक दूसरी फौज भी इसके मुकाबले के लिए तैयार है। देखिए सज्जन सिंह वर्मा का ट्वीट, लिखा, सालों बाद सही गोडसे विचारधारा वालों को समझ आ गया कि सिर्फ गांधीवादी तरीके से देश का उद्धार संभव है। तो बाबूलाल चौरसिया के एंट्री पर पार्टी के भीतर घमासान है, उधर बाहर पार्टी विरोधियों के निशाने पर है। अब अरुण यादव जी जैसे बचे कितने हैं उस कांग्रेस में? अधिकांश सोकॉल्ड तथाकथित गॉडसे भक्ति है, रूप अलग अलग और स्वरूप अलग अलग, नाम अलग अलग, दल अलग अलग से आए हुए हैं। किसी ने कहा यूं ही न चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। तो गांधीगिरी केवल कह देने से नहीं होगी, कृत्य से होगी। और जिस प्रकार का कृत्य ग्वालियर में हुआ, ये स्थापित करता है कि गांधी केवल कांग्रेस के लिए चुनावी बात है। तो गोडसे भक्त की एंट्री पर कांग्रेस के भीतर ही छिड़ चुका है दंगल। अब देखना यह है कि वैचारिक संघर्ष और पार्टी की विचारधारा जैसे भारी भरकम शब्दों के साथ अरुण यादव की झंडा बुलंद करने वाली सियासत राजनीतिक क्षति है या फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। 3 टैंक भेदी बमों के इक्विपमेंट्स की चोरी, और वो भी सेना के सबसे महफूज माने जाने वाले लॉन्ग प्रूफ रेंज से। जबलपुर के खमरिया स्थित सेना के LPR यानी कि लॉन्ग प्रूफ रेंज से चोरी की यह घटना किसी बाहरी आदमी के बस की बात नहीं। सवाल यह है कि आखिर इतनी सुरक्षित जगह किसने सेंधमारी कर दी। दुश्मनों पर मौत बनकर बरसता है, शत्रुओं का बल तोड़ देता है, अचूक वार करता है। वो बम सेना का दम है, इतना ताकतवर कि दुश्मनों के टैंक के परखच्चे उड़ा देता है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सेना के लिए इस बम की अहमियत क्या है, लेकिन सबसे महफूज जगह पर रखे ऐसे 3 ताकतवर टैंक भेदी बमों में लगे अहम उपकरण चोरी चले गए। बिल्कुल ठीक सुना आपने, खमरिया स्थित सेना के LPR यानी कि लॉन्ग प्रूफ रेंज में यह घटना हुई है। LPR के लैब में रखे 3 बमों से टंगस्टन पेनिट्रेटेड नाम का उपकरण निकाल लिया गया। चोर ने बम में भरे हुए बारूद को बाहर निकाला और फिर टंगस्टन पेनिट्रेटर की चोरी कर ली। दरअसल ये इतना आसान काम नहीं जितना सुनने में आपको लगता है। यह काम कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, जिसे बम के बारे में पूरी जानकारी हो। ऊपर से LPR सेना का कड़ा पहरा रहता है, वहां एक सुई भी चोरी करना आसान नहीं कहलाता। आशंका यह भी है कि इसमें कोई अंदर का आदमी शामिल हो सकता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हर दिशा में चलेगी। उदाहरण के लिए कि वो वहाँ तक कैसे आया, वहाँ अगर बाहर उसको लेके गया तो इस जो मेटल का यूज वो कहाँ कर सकता है। जैसे कि आम जो फायरिंग रेंज होती है वहाँ पर जो लेड मिलता है वो बीनने वाले रहते हैं, कबाड़ी उनको ख़रीदते हैं, कहीं पे गलाते हैं। तो ऐसे जो हमारी चैन है इस पर भी काम करेंगे। संभव ये भी है कि हो सकता है कि वो अभी कहीं ले ही नहीं गया हो, उसने आसपास से कहीं छुपा रखा है, तो मैं इसकी सर्चिंग भी करवा रहा हूं। पुलिस भी तफ्तीश कर रही है और सेना ने भी आंतरिक जांच शुरू कर दी है। यह चोरी तभी मुमकिन थी जब चोर को पता हो कि टेस्टिंग लैब में बम रखा हुआ है और किस रास्ते से उसे लैब में घुसना है। जाहिर है किसी अंदर के आदमी पर शक की सुई जाती है। पुलिस के सामने भी कई सवाल हैं। मसलन चोरी का मकसद क्या है, कहां इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या चोर इसे LPR के बाहर ला पाया या फिर अभी भी चोरी का सामान रेंज में ही कहीं छिपा रखा है। LPR रेंज में देश के सबसे ताकतवर तोप सारंग और धनुष की टेस्टिंग की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
सेना की लॉन्ग प्रूफ रेंज यानी LPR से कल टैंक भेदी 3 बमों के उपकरण चोरी किए गए थे, जिस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये टैंक भेदी बम जिस वक्त की चोरी हुए हैं उस समय ये लैब में रखे हुए थे और वहां से ही किसी जानकार ने इसे चुराया है। मामले की जांच कर रहे ASP संजय अग्रवाल ने यह भी बताया है कि जहां ये लैब मौजूद है वहां सख्त सुरक्षा पहरा होता है, इस वजह से सेना की सुरक्षा में एक बड़ा सेंध भी इसे कहा जा सकता है। इस पूरे मामले में सेना ने भी इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है और ये जांच की जा रही है कि आखिर किस तरीके से LPR रेंज के अंदर से इतने सुरक्षा के घेरे में भी जो 3 टैंक जो भेदी बम थे उसके उपकरणों को चोरी कर लिया गया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। दिखाई थी और उसी से जुड़ी एक खबर और आ रही। गोडसे पर कांग्रेस में घमासान दरअसल जारी है और अब लक्ष्मण सिंह का भी ट्वीट आ गया है। गोडसे के उपासकों के लिए जेल उपयुक्त स्थान है, कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं। बाबूलाल चौरसिया की एंट्री पर यह ट्वीट किया गया। कांग्रेस में एंट्री पर लक्ष्मण सिंह ने यह ट्वीट किया है। एक तरफ सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया तो दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर दिया। शुरुआत अरुण यादव के ट्वीट से, जिसमें उन्होंने पहले लिखा था बापू हम शर्मिंदा हैं, और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सा पत्र जारी कर दिया और अब कांग्रेस के भीतर ही अलग अलग दरवाजों से अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस में एंट्री पर यह ट्वीट किया है कि जगह जेल है। और इधर GST विसंगतियों के साथ ऑनलाइन व्यापार में हो रही परेशानी को लेकर कैट द्वारा बुलाए गए भारत बंद का जबलपुर में भी असर देखने को मिला। तमाम व्यापारिक संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया। इंदौर में बंद का असर नहीं दिखा। टीकमगढ़ में सुबह से लेकर दिन भर आज यहां बाजार बंद दिखाई दी। तो जबलपुर, इंदौर, टीकमगढ़, सतना, बैतूल और कटनी की ये 6 तस्वीर। इंदौर में 70 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग पैडलर ने कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा के नाम पर ड्रग बेची थी। सदर बाजार इलाके में रहने वाले ड्रग पैडलर रईस ने झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में बच्चों को नशे का आदी बनाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा के नाम पर ड्रग बेच दी। पैडलर रईस ने होटल, जिम, पब, बस्तियों में ड्रग सप्लाई करने के लिए पैडलर्स की एक चेन बना रखी है। उसने पूरे कोरोना काल में यह कहकर दवा बिकवाई कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना का असर नहीं होगा। इस तरह रईस ने 100 से अधिक लोगों को नशे का आदी बना दिया। और खबर बड़वानी से, जहां पर बेरोजगार युवकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। इन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए रैली निकाली है। SP बंगले के बाहर धरना भी दिया गया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कृषि विभाग में खाली पद जो हैं उनको भरने की मांग ये लोग कर रहे थे। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में 2 फर्जी कर्मचारी पकड़े गए। इन दोनों को अस्पताल के अधीक्षक ने राउंड के दौरान पकड़ा। पकड़े गए कर्मचारियों के पास फर्जी नियुक्ति पत्र मिला। दोनों के नाम अजीत राजपूत और मोहित कुलश्रेष्ठ हैं। अधीक्षक ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में हाथी की मौत पर NGT ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय मॉनिटरिंग कमेटी और मुख्य वन्य प्राणी वार्डन को कार्रवाई के निर्देश दिए। NGT में दायर याचिका में दलील दी गई थी कि मुहास गांव में 28 नवंबर को शिकारियों ने हाथी को करंट लगाकर मार दिया, इसलिए हाथियों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ से जंगली हाथियों का झुंड जबलपुर पहुंचा, जहां अपने एक हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था और बाद में इसकी मौत हो गई। भगवान राम से जुड़े स्थलों की तीर्थ यात्रा कराने के लिए आज रामायण दर्शन ट्रेन की शुरुआत इंदौर से की गई। राम पथ स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन प्रदेश के यात्रियों को अयोध्या ले जाएगी। ये ट्रेन 3 मार्च को वापस आएगी।